लास्ट जो क्लास हमने की थी उस लास्ट क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ा था वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में उसके नेचर फीचर थोड़ा बहुत जाना था। ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा एलाबोरेटिव वे में एज पर योर बुक जो आपका बुक कहता है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है तो सबसे पहले ये जानना कि प्रिंसिपल्स हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज में क्या अंतर है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारा कुछ हमने किया था। ठीक है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ, ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने क्या कहा था, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस क्यों कहते हैं? जनरल गाइडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताता। ये कभी नहीं बताएगा, ये सॉल्यूशन बताता नहीं है। ये क्या करता है, ये आपको गाइड करता है। इसका काम क्या है, इसका काम है गाइड करना। सो दैट इज गाइडिंग यू, दैट गाइड्स यू, ओनली गाइड्स यू। उसका काम सिर्फ गाइड करना। ठीक है। तो आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली यही रोल प्ले करता है। एक मिनट वेट करेंगे। ठीक है। और रिफ्लेक्शन आ रही थी इसके लिए मैंने वो किया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड गाइडलाइंस की तरह है। आपको वो बताता है जिसमें अगर आप मैनेजर है तो मैनेजर को क्या चाहिए, मैनेजर को ये चाहिए कि अगर किसी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना तो सबसे पहला काम क्या है, वो प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जाने और उस प्रॉब्लम के बेसिक काउजेस को समझे। अगर प्रॉब्लम के बेसिक काउजेस को वो समझता है ऑब्वियसली उसका फायदा ये होगा कि वो उसके सॉल्यूशन को ढूंढ लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो जनरल गाइडेंस की तरह जो बताते हैं उनको हम इनेबल करते हैं कि आप ये समझे कि आप एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम के काउजेस को हम ढूंढते हैं। इससे अगर ऐसा किया तो इससे इससे हमको फायदा ये होगा कि आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए आपको कोई रास्ता मिलेगा। सो दिस इज द जनरल गाइडलाइंस। ठीक है। और ये सिर्फ गाइड करने के लिए होता है। बेसिकली इसका काम ही वही है कि ये क्या करता है, काउज एंड इफेक्ट, जो रिजल्ट आते हैं और जो रीजंस होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फायदा क्या होगा आप समझ सकते हो। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारा काम है उस काउज को एलिमिनेट करना जिसकी वजह से ये होता है। तो हम काउज एंड इफेक्ट के रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, इसलिए यहां पर हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन ये डायरेक्टली आपको कभी नहीं देता। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। हमने नेचर ऑफ साइंस के साथ इसको पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिराइव किए जाते हैं। डिराइव्ड है, कहां से डिराइव्ड है, ऑब्जर्वेशन से डिराइव्ड है। ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स।
ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से इनसे हम इसको डिराइव करते हैं, सेम एज जैसे कि साइंस के जो हमारे पास प्रिंसिपल्स है उनको डिराइव किया जाता है, बट थोड़ा सी वैलिडिटी में, थोड़ी सी एप्लीकेबिलिटी में डिफरेंस आती है, क्योंकि जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमने कहा साइंटिफिक प्रिंसिपल जब एक बार डिराइव किए हैं, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स में किसी तरह का कोई ऑल्टरेशन नहीं होता, यानी ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये रिजिड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की मेजर होती है, सबसे बड़ी फीचर होती है कि वो रिजिड होते हैं। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी को आप चेंज कर सकते हैं और आपके जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने इसमें दो फीचर्स पढ़ी थी, एक था कंटिजेंट और दूसरा था हमारे लिए फ्लेक्सिबल होना, तो दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कहा गया। दूसरा क्या, एप्लीकेशन, दे कैन बी अप्लाइड क्रिएटिविटी, यानी जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम लगाते हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, एज इट इज जैसा बनाया गया वैसे ही आपको इसको लगाना है। बट जब हम बात करेंगे किसके साथ, हम बात करेंगे अगर प्योर साइंस प्रिंसिपल्स की, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, उनको क्रिएटिविटी के साथ यूज करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है रिलेशन विद इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज कीप पेस विद चेंज, देखिए लिखा स्टेटमेंट देखेंगे, दे हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट एज ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक। हमारे पास ह्यूमन के बिहेवियर जो है वो स्टैटिक नहीं होते, ठीक है, यहां कहा जाता है कि दे हैव टू कीप पेस, उसको चेंजेस के हिसाब से चलना होता है, जैसे जैसे आपको चेंजेस एनवायरनमेंट में आएगी वैसे वैसे चेंजेस को आपको इसे अडॉप्ट करना होगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो एज इट इज लगते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनके साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ एप्लीकेशन के टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हर चीज पे आप यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या फर्क है। मैनेजमेंट की टेक्निक्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में क्या अंतर है, ठीक है, तो मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन देते हैं आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन, बट प्रिंसिपल ऐसा नहीं करते, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू टेक डिसीजन और एक्शन व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर प्रोसीजर व्हिच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसको हमने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये रिजिड इन नेचर होते हैं, यानी इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस के अंदर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ जानने के लिए आप समझ दो कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की चीज है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कुछ भी आगे वाला पार्ट जो है वो डेफिनेशन छोड़ के कोई भी आपके काम का नहीं है। बहुत कम कम डिफरेंस, कभी कभी 1 मार्क्स में आपको मिल जाए, स्टेटमेंट लिख करके आपको मिल जाए जहां पर आप ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, वहां पर आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर एग्जैक्टली देखा जाए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कहा गया, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड क्वेश्चंस, उसमें लिखा रहता है आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट टेक्निक्स और आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझते, जब आप डिफरेंस नहीं समझेंगे डेफिनेटली आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों को आपको जो है वो पढ़ाया गया, रीजन वही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमने डिराइव कैसे किया। ठीक है, तो ये टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हो गए, ये हमारा क्लियर है। अगला टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज में क्या फर्क है। इसका कुछ पार्ट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखिए, वैल्यूज कहते हैं मोरल फाइबर को,
जिसको मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट कहा जाता है। मोरली करेक्ट क्या है, मोरली इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पर प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट में आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी वैल्यू से ही प्रिंसिपल को भी डिराइव किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कहा गया वर्कर्स को एसेट मानो, ट्रीट वर्कर एज एन एसेट, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी वैल्यूज है। तो वैल्यूज होती हैं, बिना वैल्यूज के प्रिंसिपल्स का डेरिवेशन नहीं होता, लेकिन सारे वैल्यूज को हम प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं वैल्यूज आर ब्रॉडर इन स्कोप एंड प्रिंसिपल्स आर नैरोअर इन स्कोप। याद कीजिए हमने पढ़ा था इथिक्स वर्सेस लॉ, ये इथिक्स वर्सेस लॉ के जैसा ही कुछ हद तक है। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। आपको एरोगेंट नहीं होना है, आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन शो नहीं करना, ऐसी कुछ चीजें कहेंगे वो वैल्यू होंगी। दे आर इथिकल इन नेचर, आप उसे माने, ऐसा हम आपको सजेस्ट करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप उसे माने ही। तो ये जो आप देख रहे हैं दे आर इथिकल इन नेचर। सेकंड में आ जाइए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन है, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन, दे आर टेक्निकल इन नेचर, उनको हमने टेक्निकल कहा है। तो ये डिफरेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, हाउ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेराइव्ड, हाउ दे आर डेराइव्ड, कौन सा डेराइव्ड, प्रिंसिपल्स, डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। आप याद करो या आप सोचो, अगर हम कहेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की जगह साइंस के प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जाना, तो कैसे डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए क्या होगा, एक लेबोरेटरीज होगी, उस लेबोरेटरी के अंदर हम जाएंगे, वहां जाने के बाद किसी चीज को बार बार ट्राई करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, और उसी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये चीजें एप्लीकेशन के लायक है, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी बार बार अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, वो बन जाते हैं आपके लिए प्रिंसिपल्स। ठीक है, आपके क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट, यानी ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए रिजल्ट में सिमिलरिटी है या नहीं है। ठीक है, उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद हम काम करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, चार आदमी के बीच में कंफ्यूजन है, ठीक है, और वो अपने अथॉरिटी के लिए या पावर के लिए अगर आपसे लड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास बहुत सिंपल सा तरीका है, हम क्या करें, उन सबके जॉब्स को डिवाइड कर दें, उनकी अथॉरिटी को डिवाइड कर दें, तो आगे बढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क हमारा प्रिंसिपल है। उसी तरीके से आगे अब चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आप अथॉरिटी ज्यादा दे देते हैं तो उसकी मिसयूज होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा दे देते हैं तो वो फुलफिल नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से और ऑब्जर्वेशन से डिराइव किया गया। तो कहां से डिराइव किया गया, पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है रिपीटेशन, तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स में इसको बताया गया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला पहला पॉइंट क्या, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी आप ये बात समझते हो, ये एक ऐसी चीज है जिसका मतलब होता है हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं और हर जगह हम उसका सेम रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में तो नहीं, बट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ के रखा, चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैनेजमेंट जो होता है दैट कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, हर जगह के ऑर्गेनाइजेशन में उसको लगा सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, हर तरह के जगहों पर हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए पहला लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of size, बिगर स्मॉल, छोटा हो या बड़ा हो, एंड नेचर,
business, government, or social organization. However, extent of application varies depending upon nature and size of the organization. हमारे पास एक्सटेंड जो है वो कितना अप्लाई होगा वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। जैसे लिखा है, फॉर एग्जांपल, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, all kind of organization like government offices, private firm, charitable organization, etc. can derive benefit of specialization, although the extent of division of work may vary as per the nature and the size of the organization. मतलब ये कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, और क्यों है उसको हम हर तरह के बिजनेस और नॉन बिजनेस सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसको लगा सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड, इस वजह से हम इसको कहेंगे ये हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी में। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट कहता है जनरल गाइडलाइंस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि आपके जो हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो आपको सिर्फ इक्विप करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको इंटेलिजेंस देते हैं, विजडम देते हैं आपके पास कि रियल वर्क सिचुएशन में आप कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी पोटेंशियल, कौन सी एम्प्लॉय की पोटेंशियल को निकालने वाली चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो एम्प्लॉय के पोटेंशियल को डैमेज कर सकती है, ये सारी चीजें आपको बताती है। तो दैट वर्क्स एज अ गाइडलाइन। ठीक है, आगे चले जाइए। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये डिस्कस हो चुका है। फोर्थ क्या है? फ्लेक्सिबल। ये भी हम जानते हैं, इसको जरूरत पड़ने पर हम इसको एक्सपैंड यानी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रबर बैंड को हम यूज करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसी तरह से यह फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेबिलिटी को आपको डिसाइड करना है वो कितना होगा और कितना ज्यादा या कितना कम होगा। सो दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या लिखता है एक बार देख लें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज इन द केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर देना है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो बिहेवियर को फोकस करते हैं, ये कुछ करते नहीं है। ये क्या है? मेनली बिहेवियर। ठीक है, ये बिहेवियर को फोकस करते हैं। वर्कर को कहता है, वर्कर और मैनेजर के बीच की बात की जाए तो वर्कर को कहता है रिस्पेक्ट फॉर मैनेजर्स, और वर्कर को कहते हैं, ठीक है, कि आपका जो मैनेजमेंट है अगर वर्कर नहीं होगा तो आपका वर्कर भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहा गया कि दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिहेवियर को फोकस करना चाहिए। जनरली जो मैनेजर्स होते हैं वो तानाशाह की तरह काम करते हैं, डिक्टेटर्स की तरह काम करते हैं। उनके डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए, ताकि कोई भी आदमी अगर डिक्टेटर की तरह काम करेगा ऑब्वियस उसकी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? वो किसी चीज को सॉल्व नहीं करा पाएगा, वो मैनेजमेंट को फोर्स करेगा और वर्कर्स एजिटेशन में आकर स्ट्राइक या लॉकआउट कर देंगे। तो क्या करना होगा? उनके साथ एज ए लीडर बिहेव करना होगा और उनको समझाना पड़ेगा कि ये काम करना जरूरी है, और इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। सो दैट इज वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की ये बात है। तो बिहेवियर को चेंज करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायमेंटल रिवॉल्यूशन, यानी एक दूसरे के लिए एटीट्यूड को चेंज करना। ऐसी चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, ये काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इतनी जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है,
ये काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली जो बात है, ये आपके पास हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है जो काउज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताता है। हर चीज की प्रॉब्लम के पीछे का काउज जो है तो आपको बता सकता है। पॉइंट नंबर 7, ये लास्ट वाला पॉइंट इससे कंट्राडिक्ट करता है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये है कंटिंजेंट। इसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, साइंस बुक से पढ़िए, बहुत कम डिफरेंस आपको इसके और इसके बीच में पता चलेगा। हर जगह यही चीज दिखी जाती है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिजिड नहीं है, ऐसा आपको बताएंगे। बट आपको समझना है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और वो डिफरेंस आपके वर्डिंग्स में कभी पकड़ नहीं आया, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कहीं कुछ लिखता नहीं है ऐसा जिससे आप उसको प्योरली डिटेक्ट कर सकते, ठीक है। एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। The application of management principle is depend or contingent upon the prevailing condition at a particular point of time. और हमने अभी पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उस लाइन को फिर से देखते हैं, वहां क्या लिखता है, दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। Management principle are not as rigid as in the case of pure science principle. They are flexible and can be modified by the manager as per the engine in the business environment. ठीक है। The principle cannot be applied blindly even in the identical situation. Individual principles are like different tools serving different purpose and management had to decide which principle to use under each situation. एक क्या लिखा, ये है flexible में। Contingent में देखिए क्या लिखा, the application of the management principle is dependent on or contingent upon the prevailing condition at a point of time. They can be suitably amended as per the situation. अब देखिए इन दोनों से जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या है, बीच के पॉइंट्स को हटा रहा हूं, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं कंटिंजेंट। सिचुएशन दो है। पहली सिचुएशन है आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगा दिया, और दूसरी सिचुएशन है आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल को लगा दिया और उसके साथ आपने चेंजेस की तो वो फ्लेक्सिबल है। लगाने के पहले अगर आपने उसको मॉडिफाई किया तो ये कंडीशन। कैसे समझ सकते हैं, टेक अ रबर बैंड, ठीक है। आपको एक रबर बैंड लेना, ठीक है। आपके पास दो साइज की, दो बॉक्स की साइज है, ठीक है। आपने देखा आपके पास एक छोटा छोटा रबड़ बैंड है, आप इसको एक्सपैंड करके यहां लगा सकते हैं, ठीक है। आपने सोचा ये लग जाएगा, मतलब उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसा किया तो ये फ्लेक्सिबल। बट यहां अगर लाएंगे तो आपको पहले से दिख रहा है इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है जो बैंड शायद यहां लग जाए वो वाला बैंड यहां नहीं लगेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको रबड़ बैंड की साइज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने एप्लीकेशन से पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको कैसा रबड़ बैंड यूज करना है। फ्लेक्सिबल दोनों भी है, ये भी स्ट्रेच होगा, ये भी स्ट्रेच होगा, बट फर्क क्या है, ये लगाने के बाद आप डिसाइड कर रहे हो और वहां पर आपके पास दूसरा रबड़ बैंड लेने की ही बात हो रही है। इसका मतलब है आपने एप्लीकेशन को ही चेंज कर दिया, एप्लीकेशन को ही मॉडिफाई कर दिया। तो एप्लीकेशन के साथ अगर मॉडिफिकेशन करेंगे दैट विल बी फ्लेक्सिबल, बिफोर एप्लीकेशन अगर करेंगे तो ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। इसके 6 पॉइंट थे, मैंने आपको ऑल 6 पॉइंट जो है वो करा दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस एक ही होता है, आप जानते हो। हमें समझना है कि आखिर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़े तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिल सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है उसका लिटरल मीनिंग समझेंगे। प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट, ठीक है।
प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर को ये क्या देते हैं? इनसाइट देते हैं। इनसाइट का मतलब होता है विजडम देना। ये क्या है? इनर आई है, इनसाइट। ठीक है, इसका मतलब हो गया विजडम की तरह, ये आपको विजडम देता है। किस सिचुएशन में? रियल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो आपकी जो विजडम है वो बढ़ जाती है। याद कीजिए, हमने कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ क्लास 11 में। क्या पढ़ा था? कि अगर कोई आदमी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जाता है तो उसके जो काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। कैसे पैकिंग करनी है, कैसे आपको क्या क्या क्वालिटी की चीजों को ध्यान रखना है, जिसको हम डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर इग्नोर करते हैं, वो इंटरनेशनल बिजनेस में जाकर के हमारा बहुत कुछ बढ़ जाता है। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। जब हम किसी आदमी को एमबीए करने को भेजते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनको ये प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। और जब ये प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको इस बात की नॉलेज हो जाती है कि हर इंपॉर्टेंस का रोल क्या है। जैसे कल आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा इन प्रिंसिपल्स का रोल क्या। जैसे जैसे आप उस रोल को समझेंगे, हर बार उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। तो नॉर्मली आपकी जो रियल सिचुएशन है, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां वर्क कर रहे हैं, वहां आपका वर्क जो होगा वो एफिशिएंट बन जाएगा। सो दैट इज प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी अगर आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ा तो आपकी एबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो रियल सिचुएशन को डील कर रहे हैं वो डील करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो दैट इज प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिमम क्या होता है। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट पॉसिबल यूज, बेस्ट पॉसिबल यूज, जितना अच्छा आप उसको यूज कर सकते हैं। किसको यूज करना है? रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, अब मान लो सिचुएशन समझते हैं। वर्कर अपने मन से काम कर रहा है, मैनेजर अपने मन से काम कर रहा है। मैनेजर और वर्कर्स आपस में लड़ जा रहे हैं। मैनेजर अपनी पावर को बहुत ज्यादा शो कर रहा है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, क्या आपको लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे? अगर मैनेजर और वर्कर आपस में झगड़ा करें तो क्या आपका रिसोर्सेज होगा फुल यूटिलाइज होगा? बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो कि ये बिहेवियर है, और दोनों के बिहेवियर को लेकर के ही ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। मैनेजमेंट को क्या करना है ये बताया गया, वर्कर्स के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या है वो बताया गया, और दोनों मिलकर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी दोनों मिला के एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां बिजनेस में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहां पर वर्कर साथ मिलकर काम कर सके। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, जो वेस्टेज होते हैं उन वेस्टेज को रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए, कुछ हद तक ये गाइडलाइन आपको देता है। जैसे 4 वर्कर अगर काम कर रहे हो और 4 वर्कर का काम डिवाइडेड ना हो तो ऑब्वियसली बात है 4 वर्कर एक ही काम करेंगे और रिसोर्सेज का टाइम वेस्टेज होगा। तो हम क्या करते हैं, सबको अपना अपना काम करने को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमाइजेशन को लीड करता है। हर को अपनी अथॉरिटी है, सबको ये पता है किसको किसके अंदर काम करना है, किसको किसके साथ काम करना है, और किसको किसके अंदर काम करना है। ये 3 लेवल पे बताए जाते हैं। मुझे किसको कंट्रोल करना है, टू whom I will कंट्रोल, जिसको मैं कंट्रोल करूंगा। मुझे जिसके साथ काम करना है, यानी वो मेरी सेम अथॉरिटी का है। ठीक है, और तीसरी चीज जिनको हम बताते हैं वो है कि कौन मेरे अंदर काम करेगा। तो ये जो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल सेट करता है, और इससे हमारे पास किसी भी तरह का मिसयूज नहीं होता अथॉरिटी का, और सबको एक दूसरे के साथ और सब दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। ये भी ऑप्टिमाइजेशन का कारण है। ठीक है, Tarita, by optimum use, we mean that resources are used in a manner that gives maximum benefit with minimum cost.
Principles help the manager to foresee the cause and effect relationship to their decision. As a result, wastage and inefficiency associated with the trial and error approach. मैनेजर जो गलती करेगा ट्रायल एंड एरर अप्रोच से, उसने सोचा ये करके देखते हैं, दूसरी बार सोचता ये करके देखते हैं, तीसरी बार सोचता ये करके देखते हैं, अगर ऐसा करेंगे रिजल्ट कभी सही नहीं आ सकता। So you have to be decisive, आपका डिसीजन साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये बात इसके अंदर आपको बताई गई है। So this is the optimal utilization of resources. ठीक है, एक पॉइंट हम और कर पाएंगे, इसके बाद हमारा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। ये आपके पास बताता है कि हमारे पास जो भी डिसीजन हमारे पास मैनेजर्स लेते हैं, उनको जो रैंडम डिसीजन लेने की आदत होती है, उन रैंडम डिसीजन को हम यहाँ करने से रोकते हैं। ये क्या करता है, ये आपके पास साइंटिफिक डिसीजन को, साइंटिफिक का मतलब है जब भी आप कोई काम करें सोच समझ के करें, आप जब करें अपने डिसीजन का इफेक्ट जो है वो दूसरों को भी दे, समझे कि दूसरों पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये हो गया आपके लिए साइंटिफिक डिसीजन। ये साइंटिफिक डिसीजन को नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्टिमम रिसोर्सेज है, ये आपका साइंटिफिक डिसीजन है, इन दोनों को में, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए है। चौथा है मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो होते हैं जिसके अंदर बिजनेस चलती है, एनवायरनमेंट वो होता है जिसके अंदर बिजनेस चलती है, यानी सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका बिहेवियर क्या है। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम कहें कि डिमांड फॉर साड़ी, साड़ी जो लेडीज पहनती है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया में। ठीक है, उसी तरीके से हर जगह अलग अलग चीज की डिमांड होती है। ठीक है, तो जहां पर जिन चीजों की डिमांड होती है वो उनके हिसाब से होती है, तो जैसा आपका जरूरत होगा, जैसी आपकी सोसाइटी होगी, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ये बहुत कंपलसरी है। तो ये कहता है आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, आप मेरे को बताइए इसमें सॉल्ट कितना है, इसमें शुगर कितना है, इसमें कंडेंस फैट कितना है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपनी पैकिंग को अपडेट करना है। ये चीज यहाँ पर है मीटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वैकेंसीज क्रिएट करें, कस्टमर को सही प्रोडक्ट सप्लाई करें, अपने वर्कर्स के साथ सही पेमेंट की बात करें, उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन दे। ये सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके देखेंगे, आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लास्ट वन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। हर तरह के मैनेजमेंट में जैसे ही आप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे वहां आपको ये पढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च हर जगह हम यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही होगा। ठीक है, और आगे की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है।